सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज जो है हम थोड़ा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, राइट। अभी इसमें अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में से, ओके। तो इसमें से आपको क्या करना है, जस्ट जैसे मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा तो आपको पहले आपकी अप्रोच देखनी है, और उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया, कि आपकी अप्रोच बेस्ट थी या फिर हमने थोड़ा सा, अगर आप हमारी अप्रोच अपनाते हो तो आपका जो टाइम है अगर वो सेव होता है, ठीक है, तो आपको इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। अब देखो, आपकी अप्रोच और यहाँ पे जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा ना, इसमें डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होगा। डिफरेंस बस उतना होगा कि आपका जो स्टेप्स, जहां पे आप ज्यादा स्टेप्स का यूज कर रहे हो, यहाँ पे जो है आपका थोड़ा बहुत जो है टाइम हो सकता है कि बच जाए, ठीक है। और सारी चीजें हम ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करनी है तो एकदम से मैं पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा। एक एक क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली जो है एक्सप्लेन करने की जो है मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा, राइट। तो धीरे धीरे हम टोटल 25 क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ओके। अगर आपको लगेगा कि आप पहले से ही जो क्वेश्चन है वो बना के लाए होंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये एक सेट है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो, एक तो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और एक होते हैं सिमिलर। दोनों में डिफरेंस क्या है, काफी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, काफी बेसिक चीज है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है ना, देखो, एक तो होते हैं सिमिलर, तो सिमिलर ट्राइंगल में जो है रेशियो देखा जाता है, साइड्स का क्या देखा जाता है, रेशियो देखा जाता है, राइट। और जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, जैसे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी वैल्यू सेम होगी। वैल्यू यानी कि उनकी जो साइड होगी ना, उसकी वैल्यू जब सेम होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। जैसे कि मान लो मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए, ओके, जिसमें से मान लो मैंने ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड है मान लो 3, 4 और 5, क्लियर। और मैंने और एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसकी भी साइड कितनी है, 3, 4, 5। तो ये जो ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों की जाहिर सी बात है वैल्यू जो है सेम है। लेकिन वही सिमिलैरिटी में क्या हो जाता है, तो सिमिलैरिटी में ही ये जो वैल्यू होगा वो इनके रेशियो में हो सकती है। जैसे कि ये 3, 4, 5 है तो हो सकता है ये 6, 8 और 10 हो, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये सिमिलर होंगे, क्योंकि इनका जो साइड का जो रेशियो है वो सेम है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमको कॉन्ग्रुएंट देखना है। काफी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत आंसर टिक कर देते हैं। अभी हमको ऑप्शन चेक करने वन बाय वन। जैसे कि पहला ऑप्शन है, दिस हैव टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। अब यही स्टेटमेंट से आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है और देखना है कि यार ये जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए सही है या फिर रॉन्ग है। तो आप मान लो आपने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है, इसमें बताया है कि दो ट्राइंगल की जो साइड है वो सेम है, ओके। तो ये जो है, दिस हैव टू इक्वल साइड्स ऑफ द सेम पेरीमीटर। तो मान लो ये जो ट्राइंगल है, इनमें से मान लो मैं ये दो जो साइड है उनकी जो है वैल्यू जो है वो सेम मान लेता हूं। इसी तरीके से कहा है यहाँ पे, और पेरीमीटर भी सेम कहा गया है। तो अगर इसका पेरीमीटर अगर P होगा तो ये जो साइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P-2a। कैसे आई है, तो आपको पता है ना, पेरीमीटर में क्या किया जाता है, तीनों साइड का सम किया जाता है। अब ये साइड हमको चाहिए तो पेरीमीटर में से आप ये दो साइड का जो सम है वो माइनस करोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी P-2a। तो यहाँ पे जो तीनों साइड है इनका रेशियो नहीं है सेम, इसमें इन तीनों साइड का वैल्यू सेम है, तो इसीलिए जो है ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स कहेंगे कि इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, जैसे ही हम, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसीलिए। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का जो औसत अंक है वो 100 में से दिया गया है 75 और 80, यानी कि यहाँ पे आपको 75 और 80 बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज दिया गया है। फिर सभी छात्रों का दिया है 78, तो लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। काफी इजी क्वेश्चन है, तुरंत आप देखोगे कि एलिगेशन लगाना है इसमें, ठीक है। तो 75 दिया है किसका, तो बॉयज का 75 दिया है, गर्ल्स का कितना दिया है 75 और गर्ल्स का दिया है 80, राइट। और टोटल कितना दिया है 78 दिया है। तो आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो चाहिए, सिंपली आपको क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। 80 में से 78 जाएंगे 2:3। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है, 2:3। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी आप एग्जाम में क्या करते हैं, आप एग्जाम में कुछ नहीं करते, 75, 80, 78 है, इनमें से 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस तरीके से आप सीधा सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन करना था, राइट। ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं। वैसे अगर आप देखोगे तो 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था वो, और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको
टाइम बचाना है ताकि बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आप उनमें टाइम दे पाओ, राइट। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द थर्ड साइड। यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों साइड का जो तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है, ठीक है, तो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो भुजाओं का योग दिया है 16, तो एक भुजाओं का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में आपको पता होगा कि जो तीनों साइड्स होती है वो इक्वल होती है। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट भी याद रखना, साथ ही साथ क्वेश्चंस किस तरीके से कर रहा हूं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डीआई का क्वेश्चन आपको मिल गया। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है और उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। तो किस वर्ष अनुपस्थित उम्मीदवारों की संख्या सभी केंद्रों के कुल योग में से दूसरी सबसे अधिक थी। तो यहाँ पे आपको देखना है दूसरी सबसे अधिक किसकी, तो अनुपस्थित, यानी कि जो अब्सेंट थे उस उम्मीदवार की आपको संख्या देखनी है, दूसरी सबसे अधिक किसमें थी। तो आपको सभी में चेक नहीं करना है, बस ऑप्शन जो है उनका चेक कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2018 है, तो 2018 में हम देख लेंगे कितने अब्सेंट थे टोटल। तो 2018 में अगर आप देखोगे पी में थे 64, जिसमें से 60 प्रेजेंट थे, यानी कि 4 अब्सेंट थे, राइट। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्यू में अगर आप देखोगे तो 20 अब्सेंट थे। सिंपली आपको टोटल में से प्रेजेंट माइनस करोगे तो आपको अब्सेंट मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 अब्सेंट थे। तो 2018 में टोटल कितने अब्सेंट थे, तो वो थे 34। कितने थे, 34, ठीक है। सबका हमको निकालना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि दूसरे सबसे अधिक किसमें है। क्लियर। फिर यहाँ पे आएंगे, अभी हम नेक्स्ट आएंगे 17 के ऊपर। तो 17 में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 अब्सेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 20 अब्सेंट है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 5 अब्सेंट है। तो यहाँ पे इनका सम करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो 2017 में 30 लोग जो है वो अब्सेंट है। फिर 2020 में आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 11। फिर यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस देखोगे 14, ओके। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 5, तो कितना हो गया, तो ये हो गए 25 और ये हो गए कितने, 5 30। तो 2020 में भी कितना हो गया, 30 हो गया। अब 2019 में देख लेते हैं। चलो 2019 में अगर आप देखोगे तो 18 में से 69 गया, 11, ओके। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 12, ठीक है, 12 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो हो जाएगा 8 का। तो 12 8 20 और 11 31। तो इसमें टोटल कितने, 31 जो है वो अब्सेंट है। क्लियर। तो इनमें से दूसरा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक 2018 और दूसरा सबसे अधिक हो जाएगा 2019। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। अब मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जा रहा है, बट एग्जाम में जस्ट आपको डिफरेंस ही देखना था, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये था नहीं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे और आपको देखना है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या आप सही तरीके से कर रहे हो या फिर गलत तरीके से कर रहे हो। क्योंकि होता है ना, आप कहते हो कि एग्जाम काफी हार्ड था, टाइम कम पड़ गया, तो वैसा नहीं होता है। हाँ होते हैं 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, बट बाकी के जो 21 से 22 क्वेश्चन है वो तो आपके हाथ में है ना, ठीक है। उनको तो आप जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हो, ताकि फिर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनमें आप टाइम दे सको, राइट। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा के का मान जो है वो सही हो सकता है जिससे संख्या ये जो है 6 से डिविजिबल हो। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वो संख्या जो है 3 और 2 दोनों से क्या हो जाए, 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो वो संख्या जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे के पे वैल्यू क्या आएगी, तो जो 2 से कटेगी ऐसी संख्या, सारे ऑप्शन 2 से कटेंगे, ठीक है। तो 2 का हमने चेक कर लिया, सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो कोई ऑप्शन तो हटा नहीं। अभी हम चेक करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो ये जो डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सिंपली हम जहाँ पे भी 3 बनेगा या फिर 3 का डिविजिबल बनेगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 और 1 3 डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 और 2 9 भी डिवाइड हो जाएगा, और 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब बच गया 4 प्लस के। तो 4 प्लस के में आप ऐसी वैल्यू रखो जो कि क्या हो जाए, जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो के की आप वैल्यू क्या रख सकते हो यहाँ पे, क्या आप 4 रख सकते हो। 4 प्लस 4 8 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर 4 प्लस 6 10, 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 4 प्लस 2 6। हाँ आप के की वैल्यू जो है 2 रख सकते हो, और 6 जो है ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, तो 3 से। क्लियर। चलो काफी इजी क्वेश्चन था ये वैसे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब आप देखोगे इतनी बड़ी DI जैसे ही आप एग्जाम में देखते हो तो आप क्या होता हो, डर जाते हो। आपको डरना नहीं है, सिंपली जस्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, यदि किसी छात्र ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी ना किसी 6 छात्र द्वारा प्राप्त किए सभी उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंक क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है
कि इनमें जो ये आप देख रहे हो ना, ये 90 ये मार्क्स नहीं है, ठीक है, ये याद रख लेना, ये जो है ये परसेंटेज है। यहाँ पे शायद से लिखा होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जो है परसेंटेज है। यहाँ पे जो ये मार्क्स नहीं दिए गए, ये परसेंटेज दिया गया है। वैसे यहाँ पे लिखा ही है कि टोटल हमको प्रतिशत अंक क्या है वो फाइंड करना है। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप लॉजिक लगा सकते थे, बट ध्यान रखना यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है। तो सिंपली क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, समझो क्वेश्चन, समझो आप पहले, ठीक है, बाद में सॉल्व करना। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि इनमें जो है आपको ये डीआई दिया है, ठीक है, इसमें आपको अलग अलग पर्सन के जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के परसेंटेज दिए। जैसे कि अमन ने सबसे ज्यादा जो है मैथ्स में मार्क्स लिए, जो कि 100%, यानी कि अमन ने जो है 150 में से 150 अंक जो है हासिल किए हैं मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के यहाँ पे अलग अलग टॉपर होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा पर्सन है, एक अलग ऐसा पर्सन है जिसने इन सभी के जितने टोटल जो टॉपर है उसके जितने मार्क्स लिए, तो उसके परसेंटेज कितना होगा, ये आपको सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बस देखना है कि सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो किसमें किसके। जैसे कि मैथ में अगर आप देखोगे तो 100% है, ठीक है। फिर आप केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो हो जाएंगे 80%। फिर फिजिक्स में अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 90%, ओके। फिर जियोग्राफी में अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट हो जाएंगे 95। फिर हिस्ट्री में आप देखोगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएंगे 90, ये परसेंटेज है, ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो ये भी हो जाएंगे 90। तो ये जो है ये इस पर्सन को जो इतने मार्क्स मिले हैं, बस आपको क्या करना है, अभी इनका परसेंटेज का जो है सम करना है और डिवाइडेड बाय आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। कुल प्रतिशत अंक क्या होगा, प्रतिशत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय जितने भी सब्जेक्ट्स का टोटल होगा और इनटू 100 करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगा, कितना परसेंटेज उसको मिला है, राइट। तो हम देखते हैं इस पर्सन को सबसे पहले मैथ्स में कितने मिले हैं। तो मैथ्स में मिले 150 का 100%, यानी कि 150 आउट ऑफ 150 मिले हैं, ठीक है, ये पर्सन की हम बात कर रहे हैं। फिर केमिस्ट्री में मिले इसको 130 का 80%। अब कोई स्टूडेंट्स क्या करेगा, वो इस तरीके से करेगा, भाई 130 का 80% कितना हुआ, 0 से 0 गया, ठीक है, 2 0 गए, फिर 13 इंटू 8 करेगा और फिर यहाँ पे लिखेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम में, ठीक है, ये टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 0 तो यहाँ पे ही काट देने थे और 13 इंटू 8 आपको सिंपली करना था। और अगर आपको 13 का टेबल नहीं आता है तो सिंपली क्या करना है, 13 का टेबल याद करो। और अगर नहीं याद करा, अगर मान लो अभी एग्जाम में तो क्वेश्चन आ गया, अभी क्या करें, तो सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है। तो 8 3 24 हो जाएगा और 8 1 8 और 2 जो हो जाएंगे ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 104, समझ गए। इस तरीके से आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करनी है, जितना आप वर्बली कर सकते हो उतनी जो है आपको वर्बली करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर ये 2 0 फिर से कट जाएंगे और 12 इंटू 9 कितना होता है, 108 होता है। फिर अगर आप देखोगे तो 100 का 95% कितना हो जाएगा, 95 भी हो जाएगा, राइट। फिर अगर आप देखोगे 60 का 90% कितना हो जाएगा, 2 0 काट दो सिंपली, ठीक है। और 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, नम छक 54, ठीक है। फिर यहाँ पे 40 का 90% कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सिंपली आपको बाकी की चीजें इस तरीके से ही करना होगा, तभी जो है आप टाइम बचा सकते हो। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हुआ ये, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 4 कितना हो गया, 21, 21 और 6 हो गए 27, ठीक है, 27। फिर 5 2 7, 7 और 9 कितना हो गए, 7 और 9 हो गए कितना, 16, 16 5 21, 21 और 3 हो गए 24, और ये हो गया सिंपली 3 और 2 5। यानी कि ये जो पर्सन है जो कि टॉपर हो जाएगा, अभी ऑब्वियसली बात है, उसको कितने मार्क्स मिले हैं, तो वो ध्यान रखो, उसको कितने मार्क्स मिले हैं, तो उसको मार्क्स मिले टोटल 547। कितने मार्क्स मिले, 547। अब कितने में से मिले, तो इनको सिंपली आप सम कर दो, तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा, तो 28 और 12 40 हो जाएगा 50, और ये 10 कितना हो जाएगा 60। तो 600 में से जो है ये जो पर्सन है उसको 547 मार्क्स मिले हैं, राइट। अभी इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, सिंपली है इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 गए और 6 9 54, 6 का 6, 1 बच गया और 91, ओके 91 और 1/6 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, बट अगर आप सिंपली इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आप काफी ज्यादा चीजें जो है वो स्किप कर सकते हो, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना भी होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे, एक एक परसेंटेज इस तरीके से निकालोगे, तो फिर हो गया आपका, तो फिर काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है sin स्क्वायर 30। अभी ये आपको पूरा इसका मान आपको पूछा है। अब देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, वो होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये जो है अगर आपको पता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको पता है तो आप जो है इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? तो आप यहाँ पे आओ, साइन स्क्वायर 30 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 है, और साइन जो साइन स्क्वायर 60 है, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 है, उसी को आप कोस स्क्वायर 60 भी लिख सकते हो, सॉरी कोस स्क्वायर 30 भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, तो ये आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1। फिर आगे देखोगे आप, ये हो गया साइन स्क्वायर 40, और आगे अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया? ये कोस स्क्वायर 40 ही तो हो गया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो माइनस साइन स्क्वायर 40 और माइनस कोस स्क्वायर 40, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कैसे -1 होगा? देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये है माइनस साइन स्क्वायर 40 और ये है माइनस कोस स्क्वायर 40, और हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1। तो इसमें आप माइनस को कॉमन निकाल लो ना, माइनस को कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा, और बाहर का -1 के -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो भी हट गए। अब आगे हम देखेंगे साइन स्क्वायर 45 और ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर 45 भी, तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +1 हो गया, और इसमें भी आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 55 भी बनेगा। ठीक है, तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो एक्चुअल जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप तो इसको इजीली कर सकते थे। ठीक है, एग्जाम में, राइट। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे भी सिमिलर वही जो है जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। अब जो है कोस स्क्वायर 61 है, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर 29 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, 90 में से आपको माइनस ही तो करना है, तो जो कोस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? चलो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस करने होंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 550 रुपए है, और यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या है? आपको सिंपली सीपी पूछा है, राइट। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो मार्क प्राइस दिया है 550। अगर आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो तो आपको क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस मिलता है। यानी कि मार्क प्राइस पे आपने 40% की छूट दी, यानी कि आपने इसको कितने परसेंट पे बेचा? 60% पे बेचा, राइट। तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। और जब आप सीपी पे प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करते हो, यानी कि 10% जो है आपको अधिक है, यानी कि 10% का जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी पे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी तो सेलिंग प्राइस ही हो जाएगा। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों इक्वल हो गए। बस यही इसी को कैलकुलेट करना था और आपका आंसर आ जाता। इतना इजी था। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये सिंपली ये दो तो चले जाएंगे यहाँ से ही, और ये इसको 5 टाइम्स काटेगा और ये हो जाएगा 300। तो सीपी कितना आ गया हमारा? सीपी आ गया हमारा 300। ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन था वैसे ये। अब फिर से डीआई का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक की आवश्यकता है तो कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? तो हमको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से लेना देना है, इससे कुछ भी लेना नहीं, तो इसको आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही दिया गया था। तो आपको बस देखना है कि 105 अंक जो है हमको लाना है। तो बस आप देख लो 105 जो है 175 का कितना परसेंट है, और ये जो यहाँ पे परसेंटेज ही दिए गए हैं यहाँ पे। तो 105 175 का कितना परसेंटेज है? तो इसके लिए इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 से 4 बार चला जाएगा, ये 25 से 7 बार जाएगा, फिर ये 7 से अगर आप काटोगे तो 7 1 7, फिर ये हो जाएगा 3 और 7 5 35। ठीक है, तो ये 15 × 4 हो जाएगा 60, यानी कि आपको मिनिमम 60% लाने ही होंगे। तो राम ने देख लो 54% लाया, नहीं चलेगा। इसने 51% लाया, नहीं चलेगा। हाँ, इसने 75% लाया, यानी कि श्याम जो है वो 105 अंक लेकर आया, तो ये जो है उत्तीर्ण हुआ है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? अभी इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका अगर आप राइट ऑप्शन देखोगे तो ये इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 0 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक इसका राइट आंसर होगा। एक ही स्टूडेंट जो है वो क्या होगा? तो एक ही स्टूडेंट जो है वो पास होगा, उत्तीर्ण होगा, राइट। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल पाइप पी। तो अब अगर आप देखोगे हिंदी में, अगर आप देखोगे भरण पाइप पी जो है, भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। तो यहाँ पे ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। तो जो पी जो पाइप है वो क्यू से कितना 21 गुना तेज है। क्यू से 21 गुना तेज है, यानी कि अगर क्यू मान लो
1 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो P जो है वो 21 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो ये हमारा जो है एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। और यहाँ पे दिया है कि यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए जब दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोला जाता है। तो यहाँ पे अगर Q 110 मिनट में टंकी को भर सकता है और ये जो है 1 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो इतना टोटल वर्क हो जाएगा। और हमको क्या देखना है, टाइम निकालना है जब दोनों पाइप जो है एक साथ खोला जाता है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोलोगे तो दोनों जो 22 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो ये हमारा आंसर है। तो 22 से 110 चला जाएगा 5 बार में, तो 5 मिनट जो है हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। राइट, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन पूछा है 2 शंकुओं की त्रिज्या 2:5 के अनुपात में है और उनके आयतन का अनुपात दिया है 3:5, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात आपको पूछा है। अब अगर आपको शंकुओं का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 2 शंकु है तो इसलिए अगर आप देखोगे तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, दोनों का रेशियो अगर आप लोगे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, और ये इक्वल हो जाएगा इनके वॉल्यूम के रेशियो से, वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको काट दो, 1/3 पाई दोनों में, तो ये कांस्टेंट है, काट दिया। अब आप देखो सिंपली r1 का स्क्वायर करो यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे 4 h1 और r2 का स्क्वायर करोगे 25 h2, और दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है आपको 3:5। राइट, तो h1 अपॉन h2 कितना हो जाएगा, तो h1 अपॉन h2 हो जाएगा 5 से ये 25 5 बार जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15:4। तो 15:4 जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब आप एग्जाम में किस तरीके से करते हैं, तो आपको पता है कि शंकु का जो फॉर्मूला है उसमें 1/3 पाई तो कट ही जाएगा। ठीक है, अभी कोई स्टूडेंट्स है जिसको जल्दी करना है तो वो किस तरीके से करता है पता है, वो स्टेप को माइनस करता है, ये माइंड में ही कैलकुलेट करता है वो, ये तो कट जाएंगे। और सिंपली बात है कि हमको r1 स्क्वायर चाहिए, तो ये त्रिज्याओं का रेशियो है, तो इनके वर्गों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:25, और वॉल्यूम का जो रेशियो हमको दिया गया है 3:5। राइट, तो वॉल्यूम जो इनका हाइट का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 25 या 75 रेशियो 5 चौके 20। ठीक है, तो ये 5 से चला जाएगा 15 बार और ये 5 से चला जाएगा 4 बार, 15:4। तो कोई स्टूडेंट है जो इस तरीके से भी कर सकता है, और काफी स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको तभी आएगी जब आप मल्टीपल टाइम्स जो है एक ही टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करते हो तब। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। राइट, चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो ट्रिक होती है ना, ये ट्रिक नहीं होती है वैसे, वो बेसिक का ही जो है इसको एडवांस फॉर्म में बना दिया जाता है। आप काफी जो टीचर्स कहते हैं ना कि ये ट्रिक से हो गया, वो ट्रिक से हो गया, वो ट्रिक्स नहीं होती है, बस जो स्टेप्स होते हैं उनको वो कम कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछा है, ये आपको जो इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा, मुझे यहाँ पे जो ऊपर वाला जो टर्म है ना, ये दिख गया था कि ये जो है x + 5 का क्यूब है। किसका है, x + 5 का जो ये क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब तो दिया है और ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है, मुझे तुरंत दिख गया। ठीक है, फिर आप नीचे अगर आप देखोगे तो ये है x स्क्वायर, और ये 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर है माइनस 5 का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर को आप लिख सकते हो a - b और a + b, यानी कि एक बार आप इसको लिख सकते हो x - 5 और एक बार जो है इसको आप लिख सकते हो x + 5, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो है x - 5 तो दिया ही गया है। ठीक है, तो x - 5 से x - 5 कट जाएगा, और ये जो आप देख रहे हो x + 5, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो है ये एक जो है इसके 3 में से एक को घटा देगा और ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा x + 5 का स्क्वायर। राइट, यानी कि इसी को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। राइट, तो x स्क्वायर + b स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और प्लस ये जो हो जाएगा कितना, तो 2ab, यानी कि 2 × 5 10x। तो ये किस में दिख रहा है आपको, तो ये आपको सिंपली दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अब मान लो ऐसे भी तो स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये दिखाई नहीं कि भाई ये मुझे तो पता ही नहीं कि ये x + 5 का क्यूब है, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं आपको सेकंड मेथड बताऊं तो उसमें उनको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है x का एक वैल्यू मान लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो x का जो वैल्यू है वो है 1। तो चेक कर लो किसमें, आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन चेक करने होंगे कि ऑप्शन डबल तो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26। फिर यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 6 हो गए, और 25 और 6 हो जाएंगे 31।
ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 और 10 11, 11 और 25 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो चारे ऑप्शन के जो आंसर है वो अलग अलग है। तो अभी हम क्वेश्चन में रख सकते हैं x का मान और देख लेना क्या आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 15 कितना हो गए 16, और ये कितने हो गए 200, ठीक है, 125 प्लस 75 200 हो गए, तो 200 और ये 16 कितने हो गए, ऊपर तो हो गया 216, और नीचे अगर आप देखोगे तो ये हो गया, ये 1 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 24, ओके, थोड़ा सा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 24, और यहाँ पे बचा ये x माइनस 5 जो कि हो जाएगा माइनस 4। तो ये माइनस 4 जो है माइनस 24 को 6 बार काट देगा, और ये 6 को आप जैसे ही काटोगे, ठीक है, 6 इंटू 3 80, और यहाँ पे फिर से 3 बचा, 6 इंटू 6, तो 36 आंसर आ रहा है 36 में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से भी जो है इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, अगर आपको दिख जाता तो आप काफी जल्दी कर सकते थे, और फिर इसमें फिर आपको एक एक ऑप्शन में x की वैल्यू रख के चेक जो है वो करना पड़ता। ठीक, चलो फिर से अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सिंपली कैलकुलेट करो इसको, और क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है 8 से 88 11 टाइम्स चला जाएगा, तो ये ऊपर बच गया 11 के माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ओके। और ये जो है, ये जो नीचे का जो टर्म है ना, ये यहाँ पे इसके साथ सीधा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने जाके, तो 11 के माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा, अभी नीचे का आप सोल्व करोगे तो वो जो है उसके बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये जब इधर चला जाएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम ही हो जाएगा, ठीक है, वहां पे जाके, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 माइनस ये हो जाएगा 30, तो 36 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 30 हो जाएगा 6, समझ रहे हो। ये 6 का स्क्वायर है 36, और ये 5 इंटू 7 सॉरी ये 35 है, ठीक है, ये 35 है, तो 36 माइनस 35 कितना हो जाएगा, तो ये 6 नहीं होगा, ये होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। देखो कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से करनी होगी, अगर आप सिंपली ये फिर से लिखोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। और ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, बस आपको सिंपली इसी को कैलकुलेट करना है। तो ये जो है, अगर आप ये जो टर्म है इसको अगर इस साइड लेकर जाते हो तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाता है के स्क्वायर प्लस ये 1 और ये 9 जुड़ के बन जाएगा 10, ठीक है, अब 10 बन जाएगा, और ये जो है 11 के यहाँ पे माइनस 11 के बन जाएगा प्लस 10। तो ये जो है आपका इस तरीके का जो है इक्वेशन बन जाता है। अब काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये जो इक्वेशन है वो सोल्व करना आता है, और काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता। तो जिनको इक्वेशन सोल्व करना आता है वो सिंपली कर लो, और जिनको नहीं आता तो आप एक एक वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले अगर बताऊं तो आपको क्या करना है, इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 10 के ऐसे मल्टीपल देखना है जो कि जोड़ के जो है -11 बना दे, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -10 और -1। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 बनेगा, लेकिन अगर आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, -11 बन जाएगा, राइट। तो यही जो है दोनों जो है वो k की वैल्यू हो जाएगी, बस ये जो है साइन चेंज हो जाएगी, अगर माइनस है तो +10 हो जाएगा, और अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इसका अगर कोई कोफिशिएंट होता तो हमको कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये जो है सिंपली इसका राइट आंसर होगा। अब बात करें जिसको ये इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता है, तो वो सिंपली क्या करता, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करता इक्वेशन में, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 11 प्लस 10, तो 1 माइनस 11 हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 10, तो 0 बन गया, ठीक है। तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको दोनों चेक करना है, ठीक है, एक ही नहीं चेक करना। और अगर आप बाकी की इक्वेशन को चेक करोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप 3 रखोगे, जैसे कि मान लो अगर ये ऑप्शन डी में होता तो हम क्या करते हैं, पहले 3 को चेक करते हैं, तो 3 को चेक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता 9, फिर -11 इंटू 3 कितना हो जाता 33, और ये होता +10, तो क्या 0 बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं बना रहा है, तो एक भी नहीं बना रहा है, तो आपको इसको चेक ही नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। फिर यहाँ पे 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, -11 इंटू 4 हो जाएगा 44 प्लस 10, ये भी 0 नहीं बना रहा, दिख रहा है आपको तुरंत, तो ये भी नहीं होगा। और फिर 2 रखोगे तो भी चेक कर लो, तो 4 -11 इंटू 2 हो जाएगा -22 प्लस 10, तो ये भी नहीं बना रहा, देख लो, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका इसमें भी इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है फटाफट अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है तो भी जो है आप ऑप्शन रख के भी जो है इसका आंसर ला सकते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए ओ वृत्त का जो है एक केंद्र है और AB और CD त्रिज्या की जो है एक ही ओर स्थित 2 सीमांतर जीवाएं हैं, OP AB पर लंबवत है। अभी देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो ही मत,
क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इसी के साथ साथ जो है सॉल्व करते जाओ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बताया था कि ओ जो है एक वृत्त का केंद्र है, तो सिंपली हम एक क्या करेंगे, तो एक जो है हम सर्कल बनाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे जो है ओ जो है इसका सेंटर है, वो क्या है, इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पे बताया कि ए बी और सी डी त्रिज्या की एक ही ओर है, तो यानी कि मान लो यहाँ पे हमने जो है ए बी और सी डी को ड्रॉ कर दिया। अभी तक नाम मत दो क्योंकि हमको पता नहीं कि इनमें से कौन सी लाइन जो है ए बी है और कौन सी सी डी है, आगे देखेंगे। तो ये जो है दो जीवा है जो कि हमने ड्रॉ कर दी। फिर ओपी जो है ए बी पर लंबवत है। अभी हमको पता ही नहीं कि ए बी क्या है, तो हम अभी भी इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, ओक्यू सी डी पर है, अभी भी नहीं हमको पता। हाँ, अभी आपको हमको पता, यहाँ पे पता चल जाएगा कि ए बी की वैल्यू जो है 10 दी गई है और सी डी की वैल्यू दी गई है 24, यानी कि सी डी बड़ा है और ए बी जो है छोटा है। तो ये जो होगा सेंट्रल की तरफ जो जीवा होगी वो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी सी डी और ये हो जाएगी ए बी, समझ गए। अब आगे जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आगे यहाँ पे दिया है कि ओपी जो है वो ए बी पर लंबवत है, तो ये हो जाएगा ओपी जो कि ये जो ए बी है उसके ऊपर लंबवत है। और जैसे ही ये जो मान लो कोई सेंटर से अगर कोई एक लंबवत बना दिया जाता है जीवा के ऊपर, तो ये याद रखना ये जो है दोनों जो जीवा है उनको इक्वल साइड में जो है डिवाइड कर देता है। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी, 10, तो इसमें इसी वजह से ये जो दो साइड हो जाएगी इनकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 और 5, राइट। फिर उसी तरीके से जो ओ क्यू है वो सी डी पर लंबवत है, तो ये हो जाएगा ओ क्यू जो कि क्या हो जाएगा, जो कि सी डी पर जो है ये लंबवत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। ये ओ पी था और ये ओ क्यू था, और यहाँ पे सी डी ये भी क्या करेगा, दो इक्वल जो है साइड में इसको डिवाइड कर देगा। तो सी डी 24 दिया है तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी यहाँ पे 12 हो जाएगा, राइट। अभी पी क्यू का जो वैल्यू है वो आपको 7 दिया गया है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो इतना, इसका वैल्यू जो है आपको 7 दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको वृत्त का व्यास, यानी कि उसके लिए आपको सबसे पहले त्रिज्या फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ओ से लेके डी तक क्या हो जाएगा, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। उसी तरीके से ये ओ से लेके ए तक जो है ये भी जो है सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब एक स्टूडेंट होगा जो कि क्या करेगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि करेगा इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, फिर उस तरीके से काफी टाइम लग जाएगा कि वो क्या करेगा। यहाँ पे 5 है, ये आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको ये जो है एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है। ये दो जो है आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। तो एक स्टूडेंट्स होगा जो कि जिसने पढ़ा होगा तो वो क्या करेगा, इसका वैल्यू 7 है तो इसका वैल्यू जो है x मान लेगा। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस अगर आप लगाओगे ये वाले ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू x² प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और एक स्टूडेंट होगा जो कि ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला ट्राइंगल के ऊपर जो है पाइथागोरस लगाएगा, जिसमें r² दिया होगा, क्या r² दिया होगा 7 प्लस x का स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों मेथड में आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे भी r² की वैल्यू दी गई है, समझना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पे भी r² की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे भी r² की वैल्यू दी गई है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सिमिलर करेंगे, यानी कि ये जो बन जाएगा अभी ये बन जाएगा x² प्लस 144 इज इक्वल टू 7 प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 7 40x और प्लस 25। अब वो इसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा और फिर अपना आंसर लाएगा। तो चलो पूरा कैलकुलेट ही में कर देता हूँ, लेकिन एक जो स्टूडेंट्स होता है वो इधर यहाँ पे तुरंत जो है ट्रिपलेट देख के ही आंसर लगा सकता था, वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो x² से सबसे पहले ये x² हट जाएगा। फिर जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही ये आप देख रहे हो 49 और 25 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली इसको ऐड कर दो, तो 9 प्लस 5 हो जाएंगे 40, 4 और 2 6 और 1 7। तो ये जो 74 है वो यहाँ से 144 में जो है यहाँ पे आके घट जाएंगे 74। तो 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 7 जाएगा 7। तो ये 70 जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 14x की जो है वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 70। और जैसे ही आप इसको काटोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। और जैसे ही आप x की वैल्यू आपको मिलेगी तो सिंपली ये वाला इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 144 जो कि बनता है 169, और 169 जो है किसका स्क्वायर है, 13 का। तो r की वैल्यू आपको 13 मिल गई। और फिर जाके आपको जो है डायमीटर मिलेगा जो कि r का दुगुना होगा जो कि होगा 26।
अब ये तो एक मेथड होगी जो कि इस तरीके से करेगा, और एक स्टूडेंट्स वो होगा, वो क्या करेगा पता है, वो जैसे ही यहाँ पे 5 देखेगा 12 देखेगा, उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि एक 5 12 13 करके एक ट्रिपलेट होता है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे 5 देखेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 देखेगा, यहाँ पे 12 देखेगा, तो यहाँ पे ये जो 12 है, तो ये x की वैल्यू जो है 5 होगी और r की वैल्यू जो है 13 होगी। उसको तुरंत माइंड में आ जाएगा ये, ठीक है। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है 3 4 5 का, ठीक है, फिर 5 12 13 का, फिर होता है एक 7 24 25, फिर होता है एक 12 35 और 37। और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे इनफाइनाइट जो है आप जो ट्रिपलेट्स है वो बना सकते हो, राइट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है जो कि एग्जामिनर के फेवरेट है, और वो सिंपली यही ट्रिपलेट से बार बार क्वेश्चन पूछता भी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 5 देखते हैं, यहाँ पे 12 देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये अगर 12 है तो ये वाली साइड जो है 5 होगी, और ये जो आप जो देख रहे हो, जो ये साइड जो है वो 13 हो जाएगी। अब यही जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। अगर ये 5 है तो ये जो टोटल साइड है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12, और ये r जो है यहाँ पे भी होगा 13। सिंपली आप अगर देखते हैं ना, सिंपली अगर आप देखते तो यहाँ पे देखो ये 12 है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। ये 7 थी और ये 5 था, तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। तो देखो हो गया ना, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो ये जो आप देख रहे हो इतना सारा कैलकुलेशन, उससे जो है आप बच जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। नहीं तो फिर आपको इस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो है आपको यहाँ पे वैल्यू पूछा है, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप तो एक तो आप ट्राइंगल बनाओ और सिंपली आप वैल्यू रखो और क्वेश्चन को सोल्व करो, या फिर जो है यहाँ पे अगर आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है जो कि क्या है, जैसे जो कि फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो है दो इसके फॉर्मूले हैं, और अगर आपको इसके बारे में पता है, इस कंसेप्ट के बारे में, तो जो है फिर आप काफी इजीली जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो ये काफी बेस्ट वे हो जाता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी तो फिर आप ट्राइंगल बनाओ और फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, सारे जो है फॉर्मूला रख के भी आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यही सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, राइट, इनटू यहाँ पे लिखा है कोट स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी ये कहां से आया, तो ये आया इस फॉर्मूले से, ओके। तो ये जो कोट है अगर इधर चला जाएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आया किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर थीटा, तो 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, ये तो कट जाएगा, यानी कि सिंपली आपको कोसेक स्क्वायर थीटा की जो है वैल्यू बतानी थी, बस इतना आपको बताना था। अब कोसेक थीटा आपको दे दिया था, इसके स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना था, बस इसका स्क्वायर कर लो सिंपली, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस दी है, और ये जो है दो ट्राइंगल के जो दो सर्कल है उनकी आपको रेडियस दी गई है। इफ द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, तो ये जो है एम और क्यू जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो आपको जो है फाइंड करना है ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ। अब ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो वो पूछता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, और एक क्वेश्चन जो है या फिर वो पूछता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा जिनको भी पता है उनका। तो यहाँ पे देखो वो करता क्या है ना, वो करता है आपको, वो क्या करेगा, वो आपको दो जो सर्कल्स है उनके बीच की आपको वो डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। फिर वो आपको जो है दो जो ट्राइंगल है, सॉरी दो जो सर्कल है उनका आपको एरिया भी दे देगा, जैसे कि ये R2 है मान लो और ये है R1, वो करेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में ये वो चीज देगा।
अब ये जो है दो चीजें यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है, वो दो चीजें क्या है, या तो वो पूछता है क्या, या तो वो पूछता है, अभी देखो, या तो वो पूछता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरा भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं सिंपली, या तो वो आपको पूछेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर वो आपको पूछेगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ पे भी वो डिस्टेंस देगा और दोनों रेडियस का जो है वैल्यू दे देगा, ये R1 हो जाएगा और ये हो जाएगा R2। ओके, या तो वो पूछेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। और या तो फिर जो है वो पूछेगा आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ये जो है आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। और दोनों का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, तो अगर उसने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा तो आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला लिख लेना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर वो पूछेगा तो वो हो जाएगा d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और अगर वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछेगा तो इसमें जो है आपको फॉर्मूला लगाना है d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। अभी आपको फिर से वही है कि डाउट आएगा किसमें माइनस करे किसमें प्लस करे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में आपको माइनस बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आपको कुछ प्लस जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते थे। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा तो आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है फिर से, ठीक है, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता ही होगा। तो डायरेक्ट में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो d² माइनस यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो d² देख लो कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 37 सेंटीमीटर, तो 37 का स्क्वायर और माइनस R1 माइनस R2 यानी कि 22 में से 10 जाएंगे तो 12 का स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है, तो आप तुरंत जो है 35 सेंटीमीटर आंसर लगा देते हैं। लेकिन फिर से वही है कि अगर नहीं पता तो कैसे करते हैं, तो याद रखना आप एक तो करते हैं, आप इसका स्क्वायर निकालो, फिर इसका स्क्वायर निकालो, फिर घटाओ और फिर उसका अंडर रूट निकालो, काफी लेंथी प्रोसेस है। या तो फिर आप कर सकते हो कि ये जो है x² है माइनस v² है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो a प्लस बी और एक बार मल्टीप्लाई करके इन दोनों को घटा दो, a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो 37 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा 25 और एक बार दोनों को जोड़ दो तो हो जाएंगे 49, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, तो ये कितना राइट आंसर हो गया 35। तो इस तरीके से भी जो है आप कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 6 और 12 मीटर सेकंड की गति से जो दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का जो है आप देख लो, 840 मीटर जो है 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है ये दौड़ेगा, तो टोटल कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा ये जो है एक सर्कुलर, ये जो है टोटल जो रेस है वो कितने टाइम में खत्म कर देगा, तो ये खत्म कर देगा 140 सेकंड में, ठीक है। कैलकुलेट करो, ठीक है, 6 × 1 और 6 4 24। फिर एक होगा जो कि इसको कितने, तो 12 की स्पीड से अगर ये जाएगा तो कितने 70 सेकंड में कंप्लीट कर देगा। तो आपको ये अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो इस केस में कुछ नहीं करना होता है, इस केस में जस्ट आपको ये जो टाइम दिया है 140 और 70 सेकंड, इसका बस आपको एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, वो हो जाएगा 140, तो 140 सेकंड जो इसका राइट आंसर होगा। या फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो पता है, 840 ले लो और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले लो 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 140। तो इस तरीके से भी जो है आप कर सकते थे, ठीक है। चलो, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो मल्टीपल टाइम्स तो आपको पता चलता है ये सारी चीजें। अब ये आया काफी अच्छा क्वेश्चन फिर से, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा है आर जो है पी को 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के साथ जो है 100 रुपए का भुगतान करता है। अभी उसमें जो भुगतान में जो है सिक्कों की जो संख्या है कुल वो 40 रखी है उसने, तो भुगतान में जो है 5 रुपए के कितने सिक्के थे वो जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो सिंपली आपको क्या कुछ नहीं करना है, आप क्या पता है आपको दिया है कि 5 रुपीस के सिक्के का यूज किया गया है, 2 रुपीस के सिक्कों का यूज किया है और 1 रुपीस के जो है सिक्कों का जो है यहाँ पे यूज किया गया है। मान लो कि 5 रुपीस के जो है x सिक्के लिए गए हैं, जो 2 रुपीस के जो है y सिक्के लिए गए हैं और 1 रुपीस के जो है z सिक्के लिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल सिक्कों की जो संख्या, टोटल जो है उसने कितने राशि का भुगतान किया है 100 रुपीस का। अब जैसे ही हमने x y z माना तो यहाँ पे आप देखो आपने कितने राशि का भुगतान किया, तो 5x प्लस 2y प्लस z, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपको ये एक इक्वेशन मिल गया, राइट। फिर यहाँ पे आपको दिया है कि
भुगतान में प्रयुक्त सिक्कों की कुल संख्या, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया गया है 40। इक्वेशन बनाओ, ठीक है। आपको क्या क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू कितना दिया है, 40 दिया गया है, राइट। अभी आपको कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन को सोल्व करो तो आपका जो है एक हट जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसको इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे z से जो है सबसे पहले z हट जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे z से जो है ये z कट जाएगा, फिर 5x में से x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4x, फिर 2y में से y जाएगा तो यहाँ पे बचेगा y इज इक्वल टू 100 में से 40 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 60। तो अब जो है ये इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पे बन गया। तो आपको क्या करना है, जस्ट अभी ये इक्वेशन बनने के बाद जो है आपको एक एक वैल्यू जो है वो रख के चेक करनी पड़ेगी, तभी जो है इसका आंसर आपका आएगा। जैसे कि आप रखोगे x की वैल्यू, मान लो आपने रख दिया 16, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दी है, ठीक है, क्योंकि 5 के जो है सिक्कों की संख्या हमको देखनी है, तो 5 के सिक्कों की संख्या हमने x मानी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में x की वैल्यू दी गई है, राइट। तो 16 अगर आपने मान लो x की वैल्यू रख ली, तो 16 जैसे ही आप रखोगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। तो फिर y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -4। तो जाहिर सी बात है जो सिक्कों की जो संख्या है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसीलिए 16 जो है हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। तो 16 नहीं होगा तो 17 भी नहीं होगा और 18 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 16 में ही जो ये संख्या बढ़ जा रही है तो 17 और 18 में और बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी बच गया कौन सा, 13, तो यही जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो चेक कर लेते 13 है क्या नहीं। तो जैसे ही आप 13 इसमें वैल्यू रखोगे तो 13 वैल्यू रखते ही ये जो हो जाएगा 52 हो जाएगा, और 52 प्लस y जो है वो हो जाएगा 60। तो जो y की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 8, राइट। तो x जो है वो 13 मिल गया हमको, और y जो है हमको मिल गया कितना, 8 मिल गया, ठीक है। तो अभी z की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो 13 और 8 कितना हुआ, 13 और 8 हुआ 21, और 21 को जब आप 40 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा, राइट। तो जैसे ही आप ये इक्वेशन आपको मिलता है तो देख लो 13 और 8 आप कैलकुलेट कर लो कि ये जो संख्या है वो 100 बन जाएगी, क्योंकि उसने जो टोटल 100 रुपीज का भुगतान किया है, राइट। तो 13 इंटू 5 हो जाएगा 65, चेक कर लो 100 रुपीज हो रहे हैं या फिर नहीं। फिर 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, और 19 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 6 2 8 और 2 10। तो हो गया सेटिस्फाइड। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफी, क्योंकि इसमें जो है आपको वैल्यू लेनी ही पड़ती, बिना वैल्यू के जो है आप इसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आके ही काफी स्टूडेंट जो है अटक गए होंगे, मुझे पता है। यहाँ तक तो काफी स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर इसके बाद जो आपको ऑप्शन का यूज लेना था इसमें, राइट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, कैलकुलेटिव भी है क्वेश्चंस काफी, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो 21 आपको मिनिमम 21 क्वेश्चंस तो ऐसे मिल जाएंगे जो कि जो है आप इजीली कर सकते थे, राइट। तो इसीलिए जो 21 क्वेश्चन है उनको आपको इजीली करना नहीं है, उसको आपको जल्दी करना है, ताकि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपली जो है आप कैलकुलेशन में जो है आप थोड़ा बहुत टाइम दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने अपने मतदान नहीं किया, फिर डाले गए 10% मतों को जो अवैध जो है घोषित कर दिया, जबकि सभी वैध मतों दोनों में से जो है किसी एक उम्मीदवार के जो है पक्ष में डाले गए। देखो लैंग्वेज भी काफी हार्ड यूज की गई है यहाँ पे। फिर जिस उम्मीदवार को जो है डाले गए वैध मतों का जो है 59.375% प्राप्त हुआ। देखो बीजीडी भी काफी कैलकुलेटिव दिया है यहाँ पे, ठीक है। 59.375% जो है प्राप्त हुआ है, तो उसे 2484 मतों से जो है निर्वाचित घोषित किया गया है। तो उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या आपको 16,000 थी, तो आपको y का मान फाइंड करना है सिंपली। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो आप फिर जो ट्री मेथड है उसका यूज करोगे तो काफी आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको इसको जितना ज्यादा सिंपल रखोगे ना, उतने सिंपली से जो है आप इसका जो है क्विकली आंसर ला सकते हो। अब आप इसको पॉज करो, आप खुद से मेथड यूज करो कि आप किस मेथड से यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको जो मेथड बताऊंगा अगर आपको वो मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप काफी बेस्ट मेथड को फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ अलग तरीके से ट्राई कर रहे हो और फिर काफी टाइम दे रहे हो और लास्ट में फिर आंसर भी आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रही है, तो वो सब आपको देखना है, ये क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि टोटल जो मतदान जो लोग करने की जो संख्या है वो कितनी है, 16,000 है। तो आपको जो डिजिट दिया, जो फैक्ट्स आपको दिए गए सिंपली आपको उसको लिख लेना है, ठीक है। तो 16,000 लोग जो है वो मतदान करने के पात्र थे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया, तो जो चुनाव है उसमें से y% लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो 16,000 में से जो y% लोग हैं उन्होंने मतदान नहीं किया है, तो यानी कि जो है
आप ये लिख सकते हो कि इसमें से जो है 100 माइनस y लोगों ने जो है मतदान किया, क्योंकि टोटल लोग कितने होंगे, 100% होंगे कि जिन्होंने मतदान किया होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे y% की जगह पे लिखता कि 2% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो आप क्या करते हैं, 16,000 में से 98% लोगों ने जो मतदान किया है, तो इसको 98 लिखते हैं, यानी कि जो है आप 100 माइनस 2 ही तो कर रहे थे, राइट। तो उसी को मैंने जो है इस तरीके से लिखा, तो 100 माइनस y% लोगों ने जो है मतदान किया है, राइट। फिर आगे जब देखोगे, अभी इनमें से जो है 10% मतों को जो है अवैध घोषित किया, यानी कि इतने लोगों ने वोटिंग किया, लेकिन इसमें से भी 10% लोगों को जो वोट है उसको इनवैलिड घोषित किया, यानी कि इसका जो 90% होगा वो क्या होगा, वो वैलिड वोट होगा, राइट। समझना एक एक चीज को, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतने वैलिड वोट आ गए। अब जो उम्मीदवार है उसको जो है वैलिड वोट, अभी ये वैलिड वोट ही है, इसका जो है 59.375% वोट जो है मिला है, और जबकि वो जो इतने वोटों से जो है जीत गया है, ये आपको दिया है। अब देखो आपको समझना होगा, अभी इसका यही जो प्रोसीजर है यही आपको समझनी, यहाँ तक तो काफी स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना था, आपको देखना था कि जो विनर है उसको कितना मिला है, उसको मिला है वोट 59.375%, वैलिड वोटों का जो है 59.375% जो है वोट मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा, तो लूजर को जाहिर सी बात है जो वैलिड वोट है 100 मान लो, तो 100 में से जो है अगर आप 59.375% घटाओगे तो इतने वोट मिले होंगे किसको, लूजर को, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे विनर और लूजर में डिफरेंस कितने का है, जितने परसेंट का डिफरेंस होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हार जीत है वो इनके दोनों के डिफरेंस के मुकाबले हुई होगी, लेकिन जो एक्चुअल में जो हार जीत है वो कितनी दी है, 2484। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये आपको दिया गया होगा, तो यहाँ पे आप जैसे ही देखते हैं ना, तो ये आपको निकालना था, आपको फाइनल जो वैलिड वोट है उनमें हार जीत कितने परसेंट से हुई है उसका वैल्यू आपको दिया है, तो आपको देखना होगा हार जीत कितने परसेंट से हुई है, तो इसके लिए आपको ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस करना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको इतना सब कुछ नहीं करना, आपको जस्ट देखना है कि ये जो विनर है उसको 50 से 9.375 वोट ज्यादा मिले हैं, तो लूजर को जो है 9.375 वोट जो है कम मिले होंगे, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा पता है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9.375 का 2 गुना। जैसे कि मैं आपको अभी देखो ये थोड़ा हार्ड है तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताता कि मान लो जो विनर है उसको वैलिड वोटों का 52% मिला है, तो यानी कि जो लूजर है उसको वैलिड वोटों का 48% मिला है, राइट। तभी तो ये टोटल 100 होगा, समझ रहे हो। अगर विनर को वैलिड वोटों का 52 मिला है तो लूजर को वैलिड वोटों का 48% मिला होगा, और फिर आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4। तो इससे अच्छा है भाई, आपको अगर विनर को 50 से 2% ज्यादा मिले तो लूजर को 50 से 2 कम मिले होंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो भी तो आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको जस्ट जो 9.375 है उसको आपको 2 गुना लेना था, तो इतने परसेंट से जो है हार जीत हुई होगी। तो इसको आप जैसे ही देखोगे 9.375 का 2 गुना, आप ऐसे नहीं करना है 2 पंचे 10, बे साथी 14 और 1 15, फिर बे त्रिका 6 और 1 7, इस तरीके से नहीं करना है आपको। जस्ट देखो पहले आप 9 का 2 गुना करो, कितना हो जाएगा 18, और फिर 0.375 का 2 गुना कर दो, तो आपको 350 का पहले 2 गुना करो 700 आएगा, और बच गया 25 का 2 गुना कर दो 50 आएगा, तो 700 प्लस 50 तो ये हो जाएगा 750, तो ये हो जाएगा 18.75। मैंने लास्ट में 0 इसलिए लिखा क्योंकि वो लिखो ना लिखो एक ही बराबर है, ठीक है। तो 18.75% से जो है हार जीत हुई है, लेकिन एक्चुअल में जो हार जीत हुई है वो कितने वोटों से हुई है, तो वो हुई है 2484। बस आपको यही जो कैलकुलेशन है वो करनी थी, बाकी ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, आपको बस जो है जस्ट इतनी कैलकुलेशन आपको करनी थी एग्जाम में, समझ गए। ओके, तो इसको सोल्व कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जो भी पॉइंट है उसको हटाओ और नीचे और 2 0 लेकर आओ। अब सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे, ये 3 0 और ये 1 0, 4 0 से जो है ये 4 0 चले गए। कैलकुलेशन कैसे करना देखना, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे, तो अभी कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना, तो अभी हम क्या करेंगे 9 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 से आप जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 × 2 हो जाएगा 18, फिर कितना बचा 6 बचा, फिर 9 × 7 63 बचा 5, और 9 6 54, तो ये 276 आपका आ गया है यहाँ से। तो 9 कट गया, अब बचा कौन सा है, तो बचा 16 है, तो 16 से भी एक बार हम इसको काटेंगे, तो 16 से नहीं कटेगा, तो हम सिंपली पहले 4 से काट के देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 से 4 बार कट जाएगा, और ये जो 276 है ये 4 से कटेगा कितने बार, तो ये 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 4 6 24, ठीक है। तो बचा 3 और 4 9 36, ठीक है। तो 69 टाइम्स जो है ये फिर से कट गया, तो ये 69 अभी यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे इतनी चीजें बची है, ठीक है। कैलकुलेशन के ऊपर अच्छे से फोकस करना, ठीक है। अब ये जो 4 है बचा है,
इसको हम सबसे पहले काटेंगे 25 टाइम्स। ओके 25 टाइम्स जैसे ही आप काटोगे तो 25 से ये 1875 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? तो 25 छंगा 150 होता है, 25 सता 175 होता है। ओके फिर बचा 12, तो 25 पंजे 125, 75 बचा, तो ये 25 से 3 टाइम और ये 25 से 4 टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे बचा है 100 माइनस वाई इज इक्वल टू बचा है 69, और ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 3 से आप इसको काटोगे 23 टाइम्स जाएगा और 4 किया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 100 माइनस 5 आ गया 92। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 8। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अब आप कहोगे कि इसको तो काफी टाइम लग गया, लेकिन देखो अगर आप इसको करते किस तरीके से करते पता है? आप सिंपली यहाँ पे लिखते 60,000, इसमें से y% लोगों को वोट नहीं मिला, यानी कि 100 माइनस y डिवाइडेड बाय 100। फिर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, इनवैलिड वोट हो गए, तो 90% जो वैलिड हो गए। अब सारा खेलता है यहाँ पे। अब ये अगर आप चीजें नहीं लिखते, अगर आपको इतना पता होता कि ये जो है 50 से 9.375 ज्यादा है, तो जो लूजर होगा, ठीक है, जो हारा होगा उसको 50 से 9.375 कम मिले होंगे, यानी कि जो हार जीत हुई होगी वो जो है हुई होगी 9.375 के 2 गुना से, यानी कि 18.75% से। ठीक है, तो सिंपली आपको इसका 18.75% निकालना था, जो कि 2484 के इज इक्वल टू था। तो बस आपको सिंपली ये एक लाइन लिखते और इसको आपको जो है कैलकुलेट करना था। अभी जिसकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है वो जल्दी कैलकुलेट कर लेता, बाकी फिर जो है इसमें जिसकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो वो फिर इसमें जो है मिस्टेक्स भी कर सकता था, काटने में मिस्टेक्स कर लेता। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है उसकी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए जैसे जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं तो इसको आपको हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम से देखो कौन किससे कट रहा है, सिंपली काटो और फिर जो है आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगेन ये फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया, जो कि आप देखोगे अब यहाँ पे भी इतना कैलकुलेशन नहीं था। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कैलकुलेशन से कैसे आप जो है बच सकते थे। जैसे कि आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे पूछा था मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतनी जो राशि है वो उधार ली है, फिर उधार ली गई राशि का जो है इतना जो है वो चुका देता है पहले वर्ष में ही। ठीक है, फिर अगर दूसरे वर्ष के अंत में जो है अगर उसने सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी का भुगतान जो है वो भी शामिल है, तो आपको दूसरे वर्ष के अंत में जो उसने कितने राशि का भुगतान किया वो आपको बताया है। यानी कि सिंपली आपको क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक पर्सन ने जितनी इतनी राशि को जो है उधार लिया है 20% के इंटरेस्ट रेट पे, जिसमें से वो पहले साल जो इतना जो पैसा है वो चुका देता है, तो वो दूसरे साल जो है कितना पैसा चुकाएगा, ताकि जो उसका जितना भी जो वो उधार ली गई राशि है वो जो है मतलब पूरा जो राशि है उसका जो है चुका पाए। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा था। तो ऐसे कैलकुलेशन को किस तरीके से करना है पता है? आपको कुछ नहीं करना। अगर मान लो ये अगर राशि हमने अगर नहीं दी होती और अगर हमको दूसरे साल जो है सारी चीजें अगर आपको देनी होती, तो आप क्या करते हैं, सिंपली जो 4,22,000 है, 4,22,092 रुपीज, आप क्या करते हैं इसका 140% निकाल लेते हैं, राइट। तो इतनी राशि जो है आपको दूसरे साल देनी होती अगर ये चीज नहीं होती तो। लेकिन अभी जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन में दी है कि इतना इतना जो अमाउंट हमने दे दिया है, तो सिंपल बात है कि आप जो है इसमें से 21,689 को जो है सॉरी 79 को जो है आप इसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, अब ये जो है आपको इतना ही नहीं करना है, आपको क्या करना है पता है? इसके 120% को आपको माइनस करना होगा। अभी क्यों वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप समझोगे तो हमने ये क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, ये इतनी राशि उसने इतने टर्म के लिए उधार ली है, जिसमें से पहले साल जो है उसने 21,600 इतनी राशि जो है उसने पहले साल जो है वो दे दी, तो दूसरे साल वो कितना देगा? तो दूसरे साल अगर आप देखोगे तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा 4,22,092 का जो है 140% हमने ले लिया। अब उसमें से हमने क्या किया है ना, तो इसमें जो है हमने इसको भी काउंट कर लिया है और साथ ही साथ ये जो राशि है इसके ऊपर तो यहाँ पे ही ब्याज लगना चाहिए था 20%, यहाँ पे तो इसका 20% ब्याज लगाने का कोई तुक ही नहीं, क्योंकि इसको तो हमने यहाँ पे ही दे दिया है, राइट। तो इसमें जो है हमने ये राशि और इसके साथ साथ इसी का हमने 20% भी जो है काउंट कर लिया था, तो इसलिए इतना अमाउंट जो है उसका आपको जो है 120% को जो है माइनस करना था और ये आपका जो आंसर आ जाता। अब सारी चीजें फिर से कैलकुलेशन के ऊपर आ जाती है, तो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना था। ठीक है, जैसे कि आप ये इतना कर सकते हैं सबसे पहले तो अभी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट दो चीजों में 7 है, 0 है और 4 है, यानी कि जो है आप बस लास्ट के 2 डिजिट तक कैलकुलेशन करोगे फिर भी जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे आंसर आता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट लास्ट के 2-3 डिजिट तक ही कैलकुलेशन करना है। जैसे कि 14 × 2 हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 28, तो 8 आ जाएगा 2
ओके, फिर 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126, 126 और 2 हो जाएगा 128, तो ये फिर से 8 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे 10 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट के जो दो डिजिट होंगे वो कुछ तरीके से इस तरीके से बनेंगे 8.8, ठीक है, 8.8 बनेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 12 इंटू 9 हो जाएगा 108, 10 बचे, फिर 12 इंटू 7, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 12 7 84 हो जाएगा, 84 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 94, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 4.0। अब यहाँ पे हमने गलती की ना, क्या गलती की, 12 नंबर 108 होता है तो ये 8 होगा, मैं वही तो सोच रहा हूँ क्या मिस्टेक हुई है। तो 12 इंटू 9 होता है 108, कितना होता है 108, फिर ये हो गया 4.8, तो लास्ट के जो दो डिजिट है वो बन गए यहाँ पे 4.8, तो ये तो बन गया 0.0। तो आपको तुरंत जीरो नहीं लगाना है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, यानी कि 8 में से 4 गया 4, यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर होगा। ये तो 4.0 है, यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, 7.0, 7.0, 4.0, 0.0, तो ये जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता, तो ये 0.0 है, तो हट ही जाएगा, तो ये यूनिट डिजिट से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होता है। या तो फिर आप पूरा इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पूरा इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवीजन, फिर जो है दोनों को घटाते और फिर आपका जो है आंसर आता। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो, अभी ये काफी इजी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप तुरंत उड़ा सकते हो। कैसे, अभी ये जो है x स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक बार आप इसको प्लस कर दो, x प्लस 3, ये 3 का स्क्वायर है ना, और एक बार माइनस कर दो x माइनस 3, तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, तो x माइनस 3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको जल्दी सॉल्व करना होगा, ताकि अभी देखो अगेन इजी क्वेश्चन, अगर राजेश जो है अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला है, जिसमें से जो है उसने 17/27 हिस्सा जो 34 दिन में कर दिया, तो पूरा ऑर्डर है 27 का, इसमें से 17 को जो है उसने 34 दिनों में कंप्लीट कर दिया, तो 17 को 34 दिनों में कंप्लीट कर दिया तो दो बार, तो 27 को जो है वो 37 इंटू 2 यानी कि जो है 54 दिनों में जो है पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये नहीं, और बचे हैं, ठीक है, और बचे हैं शायद से, और 2 क्वेश्चन बचे हैं, मुझे लगा है 25 था, लेकिन बीच बीच में हमने जो है वो चीजें भी तो यूज की है। चलो, अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो वो जो क्वेश्चन हमने देखे पीछे, तो उसमें आपको टाइम सेव करना होता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। एक पंसारी जो है चावल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक किलो चावल के बजाय 870 ग्राम का जो है नकली वजन का यूज करता है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत देखना है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो, वो जो है एक्चुअल में दे कितना रहा है 870 ग्राम, लेकिन जो कस्टमर है उनसे पैसे कितने का ले रहा है, तो 1000 ग्राम का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो जा रहा है, तो वो जो टोटल प्रॉफिट है वो हो रहा है 130 ग्राम का, कितने के ऊपर, 870 के ऊपर इंटू 100। बस सिंपली आपको इसी को कैलकुलेट करना था, ये जीरो चला गया। अब आप क्या करना है, तो सिंपली कुछ मत करो, कैलकुलेट करो ना, सिंपल तरीके से कैलकुलेट करने में क्या करना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स जो है काफी पास में भी पॉइंट्स है, ठीक है, तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपली आप 1 टाइम्स जाओगे 87 से, अगर ये 1 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे 1 0 बचा। फिर जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे 5 या फिर 8 या फिर 4 या फिर 1 से तो जाएगा नहीं, फिर 8 से भी डायरेक्ट काफी बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर आप देखोगे 5 बार जाएगा क्या, तो 8 पंजे होता है 40, यानी कि अगर आप इसको 5 बार अगर जाओगे तो ये कितना हो जाता है, तो ये 435 हो जाता है, यानी कि 5 टाइम्स से जाएगा, 15% से थोड़ा सा कम होगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है, क्योंकि 15 टाइम्स अगर आप देखोगे तो 435 हो जा रहा है, तो ये 15% से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो अब आगे देखेंगे। अब मुझे नहीं पता आप इसको किस पैटर्न से जो है सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको इसका बेस्ट अप्रोच अगर बताऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से जो है किसको 79% अंक मिले हैं ना, वो आपको पूछा है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, या तो फिर आप जो है सिंपली ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनका चारों ऑप्शन का जो है ये जो आप देख रहे हो सब्जेक्ट्स में मार्क्स का जो सम करो, और फिर डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट से, 5 सब्जेक्ट से, तो आपको जो है मिल जाएगा कि इनको जो टोटल कितने परसेंट अंक मिले। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो। सबसे बेस्ट अप्रोच अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल कितने सब्जेक्ट से, 5 सब्जेक्ट है, और एवरेज जो है इसको 79% जो है मार्क मिला है। यानी कि अगर आप देखोगे तो अगर आप 79 को 5 से अगर आप करोगे तो यूनिट डिजिट जो है सम का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। तो आप बस देख लो समित का जो यूनिट डिजिट का जो सम है वो कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है जैसे कि आप अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 16 2 18 18 और 8, ये 5 नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, समित हमारा आंसर नहीं होगा। फिर मोहित का देख लो, मोहित अगर आप देखोगे 4 3 7 7 7 14 14 और 5 19, तो ये भी 5 नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर रोहित का देख लो, 9 और 6 15 15
और 8 कितना हो गया 15 और 8 हो गया आपका 23, 23 और 4 27, तो ये भी नहीं बना रहा है, तो रोहित भी नहीं आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी तो हमारा राइट आंसर होगा। देख लो इसके 5 5 10 5 15 यूनिट डिजिट आ रहा है 5। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका काफी समय जो है बच जाता। या तो फिर आप करते रहो, इनका सम करते रहो, फिर इनको डिवाइड करते रहो 5 से, जो 79 दे देगा वही उसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम जरूर बचेगा। तो ये थे आज के सेट के टोटल 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस भी थे, एवरेज क्वेश्चंस भी थे और काफी इजी क्वेश्चंस भी थे। तो आपको क्या करना होता है, आपको इजी क्वेश्चंस में टाइम सेव करना है ताकि आप अच्छे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने के लिए जो है टाइम दे पाओ। और अगर बात करूं इसमें टोटल अच्छे क्वेश्चंस कितने थे, तो एक बार अगर हम नजर फिराएंगे सभी क्वेश्चंस के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जल्दी से हम देख लेते हैं टोटल कितने अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ये तो इजी था, ठीक है। फिर ये अगर आप देखोगे ये भी इजी था, फिर ये भी इजी था, फिर ये भी इजी था, ठीक है, फिर ये भी इजी था। हाँ ये आप मान सकते हो इजी था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो मान लो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे ये भी इजी था, ये भी इजी था, फिर ये भी इजी था, राइट, ये भी इजी था, इजी 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 इजी। हाँ ये अगर आप देखोगे तो अगर आपको ये अप्रोच पता है ना तो आप काफी इजीली कर सकते थे, लेकिन वही अगर आप कैलकुलेशन में इसमें हो सकता था कि आप इसमें कैलकुलेशन में फंस जाओ। तो ये भी मान लो एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट। फिर अगर आप देखोगे आगे जैसे आप बढ़ोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन का यूज देना ही था, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने यहाँ तक तो सोल्व किया होगा, लेकिन मुझे पता है इसमें आप अटक गए होंगे। तो 3 हो गए अच्छे क्वेश्चन, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था 4। तो टोटल कितने, हाँ ये भी एक अच्छा था ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो ऐसे 5 क्वेश्चन थे जो कि अच्छे थे, जिसमें से अगर आप देखोगे ना तो 3-4 ही क्वेश्चन थे जिसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन थी। बाकी आप 3-4 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी आप मान सकते हो 2-3 क्वेश्चन थे जो कि एवरेज थे, और बाकी 20 क्वेश्चन तो थे जो कि एकदम करने लायक थे। यानी कि 20 में से यानी कि 40 मार्क्स जो है आप तो काफी इजीली ला सकते थे इस मार्क्स ये जो पेपर है इसमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। इसी तरीके से जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। अभी आपको अगर कोई सब्जेक्ट्स वाइज अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। आपको मतलब किस टॉपिक पे, किस टॉपिक्स पे जो है आपको रिलेटेड जो है क्लास चाहिए, तो उस तरीके से जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।